वेलकम टू वेस्ट प्लस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेवाड़ राज्य का इतिहास। ठीक है, तो मेवाड़ राज्य का हम इतिहास देखेंगे और उसके जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाई कोर्ट, जो राजस्थान का हाई कोर्ट एलडीसी है, उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो मेन फोकस रहेगा वो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के लिए ही फोकस रहेगा ये वीडियो। ठीक है, और बाकी आपका जो वन डे एग्जाम होते हैं उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेवाड़ राज्य का इतिहास के शुरुआत से। तो ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो अगर आपको कुछ चीज़ इसके अंदर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस वहाँ पर पिनअप कर दूंगा। सबसे पहले मेवाड़ राज्य का इतिहास देखते हैं। तो यहाँ से गुहिल वंश ने शासन किया था सबसे पहले, और गुहिल वंश को ही क्या बोलते हैं, सिसोदिया वंश भी कहा जाता है। किसको? गुहिल वंश को। और सबसे प्राचीन राजवंश अगर किसी का माना जाता है तो वो गुहिल वंश को ही माना जाता है, जिसको पूरे संसार का सबसे प्राचीन वंश माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, अगर ये है मेवाड़ राज्य, तो महाभारत काल के अंदर यहाँ की जो राजधानी थी वो थी सिवी जनपद। ठीक है, और इस महाभारत काल में जो सिवी जनपद था उसकी जो राजधानी थी वो थी मध्यमिका, जिसका अपन ने इसका पढ़ भी लिया है। जो नगरी सभ्यता के अंदर इसका वर्णन मिलता है, जो कि चित्तौड़ के अंदर है। यहाँ पर मेव जाति या मेर जाति की अधिकता थी, इस कारण इस राज्य का नाम मेवाड़ पड़ गया। और संस्कृत में इसका अन्य नाम है मेदपाट या फिर प्रागपाट, इसका हिंदी में नाम है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेदपाट और प्रागपाट कौन से राज्य के उपनाम है, तो वो है मेवाड़ राज्य के। तो मेवाड़ राज्य में कौन कौन से वर्तमान के जो जिले हैं वो कौन कौन से शामिल थे, तो एक तो भीलवाड़ा था। ठीक है, तो राजसमंद था दूसरा, तीसरा उदयपुर था और चौथा था चित्तौड़। चौथा क्या था? वो था चित्तौड़। मेवाड़ का अर्थ अगर हम शाब्दिक रूप देखें, शाब्दिक अर्थ देखें मेवाड़ का, तो उससे यह है कि मेव जाति से रक्षित प्रदेश। ठीक है, ये मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ होता है कि मेव जाति से रक्षित प्रदेश। तो ये हमने देख लिया इसकी ऊपर की जो जानकारी है, जो कॉमनली तो पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अपन को आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका झंडा। मेवाड़ राज्य का जो फ्लैग है, झंडा है, वो किस टाइप का है, तो वो इस टाइप का है, इस बनावट में है। ठीक है, और नीचे लिखा है दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। यहाँ पे तलवार नहीं है, करतार है। ठीक है, तो ये वाक्य, ये कथन लिखा है झंडे के नीचे। और ये जो झंडा है वो कहाँ पर सुरक्षित है, वो उदयपुर संग्रहालय के अंदर संरक्षित है। ठीक है, तो यहाँ बीच में चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है, नीचे ये कथन लिखा हुआ है कि दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। ऊपर सूर्य का चित्र बना हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग को पता चलता है कि जो मेवाड़ के जो शासक थे वो सूर्यवंशी थे। एक तरफ हाथ में तलवार लिए, इस तरफ दाईं ओर क्षत्रिय योद्धा का चित्र बना हुआ है, और बाईं ओर हाथ में भाला लिए कौन है, कहा जाता है कि ये भील सेनापति पूंजा जी है, जो महाराणा प्रताप के सेनापति थे। ठीक है, तो ये हमने इसके मेवाड़ राज्य के झंडे के बारे में देख लिया। फिर है गुहिल वंश की उत्पत्ति कैसे होती है। तो गुहिल वंश की जो उत्पत्ति है वो या तो सूर्यवंशी है, जैसे कि हमने अभी फ्लैग के ऊपर, झंडे के ऊपर देखा कि सूर्य का चित्र बना हुआ है, तो उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि जो गुहिल वंश है उसकी उत्पत्ति सूर्यवंशी या सूर्यवंशी है। सूरज का जो अंश होता है वहां से इसकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इनको हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदुआ सूरज भी कहते हैं। अबुल फजल के अनुसार ईरान के नौसेका आदिल की ये संतानें माना जाता है गुहिल वंश को। जो गुहिल वंश के जो शासक है वो अबुल फजल के अनुसार ईरान के जो शासक था नौसेका आदिल, उसकी संतानें मानी जाती है। किसके अनुसार? अबुल फजल के अनुसार। फिर आता है कर्नल जेम्स टोड, जिसको राजस्थान इतिहास का जनक के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ये कहते हैं कि एक गुजरात का शासक था जिसका नाम था शिलादित्य, उसके वंशज माना जाता है किनको? गुहिल वंश को। ठीक है, तो गुहिल वंश कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जो गुजरात के जो शासक है शिलादित्य, उनके वंशज मानता है कौन? कर्नल जेम्स टोड। अब ये देखते हैं कि उनको सूर्यवंशी जो प्रमाण है वो हम किस आधार पर कहते हैं, क्योंकि जिसके कौन कौन से आधार है सूर्यवंशी, गुहिल वंश को सूर्यवंशी क्यों कहते हैं, उसके क्या प्रमाण है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो महाराणा थे, ठीक है, महाराणा, उनको हिंदुआ सूरज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदुआ सूरज। फिर दूसरा क्या है कि झंडे पर सूर्य की आकृति के कारण भी इनको सूर्यवंशी कहा जाता है। तीसरा है काल भोज या बप्पा रावल के सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति मिलती है, इसलिए इनको सूर्यवंशी कहा गया। महाराणा रायमल ने अपने लेख में सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखवाया था, इसलिए भी इनको सूर्यवंशी क्षत्रिय
कहा जाता है। तो ये सूर्यवंशी इनके सूर्यवंशी होने का प्रमुख प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है, जो हमने देखा बारी बारी से। क्या क्या है? एक तो महाराणाओं को हिंदू सूरज कहा जाता था। फिर जो मेवाड़ का जो झंडा है उसके ऊपर सूरज की आकृति है। तीसरा, काल भोज या बप्पा रावल ने जो सोने के सिक्के चलाए थे मेवाड़ के अंदर, उनके ऊपर उसने क्या करवाया था? सूर्य का चित्रण करवाया था। और अंतिम है कि महाराणा रायमल ने अपने लेख में सूर्यवंशी क्षत्रिय लिखवाया था। ये भी प्रमाण मिलता है कि उनको सूर्यवंशी कहा जाता है। फिर गुहिल वंश का जो देवता है, आराध्य देवता है, कुल देवी है, आराध्य देवी है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो गुहिल वंश की जो कुल देवता है गुहिल वंश का, वो कौन है? एक लिंग नाथ जी है, जो कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में। हमने एक लिंग नाथ जी प्रशस्ति भी पढ़ी है, उसके बारे में गुहिल वंश की जानकारी मिलती है। वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। तो आप राजस्थान हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो कुल देवता कौन है इनके? तो इनके कुल देवता है एक लिंग नाथ जी। आराध्य देवता कौन है इनके? देखिए, कुल देवता और आराध्य देवता अलग अलग होते हैं। कुल देवता तो परिवार का एक ही होता है, लेकिन आराध्य जो देव होते हैं वो अलग अलग शासक के अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो कुल देवता होता है उसकी बाध्यता होती ही है। ठीक है, जैसे कि अपने राजस्थान में से चलता है कि जो खानदानी नाई, ठीक है, खानदानी जो वो होता है ऐसे जो रेगर होता है, खानदानी रेगर, ठीक है, तो वैसे चलता था। तो वैसे ही कुल देवता होते हैं, ये जो कुल के होते हैं, जो प्राचीन काल से आ रहे हैं, जो प्राचीन जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे जो वंशज थे, वो जिस देवता को मानते थे वो होता है कुल देवता। और आराध्य देवता अपने अकॉर्डिंग, जैसे वर्तमान के अंदर सब अलग अलग देवताओं को पसंद करते हैं, वैसे ही आराध्य देवता होता है। तो आराध्य देवता कौन था गोहिल वंश का? वो था गढ़बोर का चार भुजा नाथ, जो कि राजसमंद के अंदर है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है आराध्य देवता गढ़बोर का चार भुजा नाथ। ये जो आराध्य देवता है उनके चार भुजा है, मतलब चार हाथ है, इसलिए इनको चार भुजा नाथ के नाम से भी जाना जाता है। फिर इनकी जो कुल देवी है वो है बाण माता, जिसका अन्य नाम है बरबेड़ी माता भी कहते हैं बाण माता को। ठीक है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, केलगढ़ा। इनकी जो आराध्य देवी है या इष्ट देवी है वो है चार भुजा माता, जो हल्दी घाटी के पास में है, जो हल्दी घाटी के अंदर है। ठीक है, तो आराध्य देवता कौन है? चार भुजा नाथ है, जबकि आराध्य देवी चार भुजा माता है। तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पर मेवाड़ राज्य का इतिहास। तो हमने उसका वर्तमान स्थिति देख ली, ठीक है, और प्राचीन काल की जो क्या स्थिति थी वो भी देख ली, मेवाड़ राज्य का झंडा देख लिया, और गोहिल वंश की जो उत्पत्ति होती है, और अबुल फजल के अनुसार जो कहाँ की संतानें मानी जाती है, कर्नल जेम्स्टेड के अनुसार वो किसके वंशज बताते हैं, सूर्यवंशी प्रमाण के क्या क्या अपने पास प्रमाण है, और गोहिल वंश के कुल देवता, आराध्य देवता, कुल देवी और आराध्य देवी कौन कौन है, वो भी हमने इसके अंदर देखा। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि जो मेवाड़ राज्य था उसकी कुल 9 राजधानियां बनी थी। मतलब शुरुआत से लेकर अब तक टोटल कुल कितनी राजधानी बनी थी? 9 राजधानियां। तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो किसने बनाई थी? वो थी नागदा थी। और ये किसने बनाई थी? कालभोज और बप्पा रावल ने बनाई थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो कालभोज और बप्पा रावल थे उनको कौन सी प्रशस्ति के अंदर एक ही माना गया है और कौन सी प्रशस्ति के अंदर अलग अलग माना गया है, तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो जो सबसे पहले जो राजधानी थी चित्तौड़ की या मेवाड़ की, वो कौन थी? वो थी नागदा। किसने बनाई थी? कालभोज या बप्पा रावल ने। सेकेंड जो राजधानी थी वो थी आहड़, जो किसने बनाई थी? राजा अल्लख ने। राजा अल्लख ने ही हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था, जो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी जो राजधानी थी वो थी चित्तौड़गढ़, जो रावल जैत्र सिंह ने बनाई थी। फिर है चौथी उदयपुर और पांचवी गोगुंदा। तो इन दोनों को ही किसने बनाया था? वो बनाया था महाराणा उदय सिंह ने। छठी जो राजधानी थी वो थी कुंभलगढ़ और सातवीं थी चावंड, तो महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ और चावंड को बनाया था। आठवीं और जो नवीं है जो चित्तौड़गढ़, वापस से चित्तौड़गढ़, तो यह आपको ध्यान रखना है कि जो मेवाड़ की 9 राजधानियां थी, ठीक है, वैसे तो 8 ही थी, चित्तौड़गढ़ को 2 बार राजधानी बनाया गया था। एक बार तो रावल जत्र सिंह ने बनाई थी और दूसरी बार जो चित्तौड़गढ़ को जो राजधानी बनाई थी वो महाराणा उदय सिंह ने बनाई थी। फिर जो उदयपुर है, ठीक है, महाराणा भीम सिंह ने इसको अंतिम राजधानी बनाते हैं, किसकी? मेवाड़ की। तो ये भी आपको ध्यान रखेंगे आप। टोटल 8 राजधानियां थी, ठीक है, क्योंकि चित्तौड़ को 2 बार बनाई थी तो इसलिए 9 बार राजधानियां परिवर्तन की गई थी। अब देख लेते हैं जो मेवाड़ के प्रमुख शासक। ठीक है, तो हम यहाँ पर उन्हीं शासकों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो शासक है वो है राजा गुहिल या गुहिलोत या गुहदत्त, जिसने 566 ईस्वी में
गुहिल वंश की स्थापना की। कब की थी? 566 ईस्वी में। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा गुहिल ने गुहिल वंश की स्थापना कौन से सन में की थी? तो 566 ईस्वी में। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं 566 गुहिल वंश। ठीक है। तो जो गुहिलों तो गुहदत्त जो राजा थे वो उनको संस्थापक कर्ता माना जाता है गुहिल वंश का। उनको मूल पुरुष भी कहा जाता है और उनको आदि पुरुष भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे पहले और स्थापना करने वाले प्रमुख शासक थे गुहिल वंश का। अब देखते हैं कि दशरथ के पुत्र कौन थे? तो वो थे राम। राम के पुत्र कौन थे? लव और कुश। ठीक है। तो कुश के जो 108वां वंशज था उसका नाम था विजयभूप। ठीक है। और विजयभूप का जो छठा वंशज है वो कौन था? शिलादित्य। तो शिलादित्य ने जो नई राजधानी बनाई वो क्या थी? वल्लभी नगर। जो शासक गुजरात, जो कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो गुहिल है, जो गुहिल वंश है वो गुजरात के जो शासक है शिलादित्य उनके ही वंशज है। ठीक है। ये कहते हैं कर्नल जेम्स टोड। और मूर्णत नैन्सी और जेम्स टोड गुहिलों की 24 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। कितनी शाखा होगा? 24 शाखाओं का उल्लेख करते हैं। कौन करता है? मूर्णत नैन्सी और जेम्स टोड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये जानकारी है ये भी कुछ इतनी खास नहीं है, लेकिन अब आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि ये दशरथ और राम के वंशज भी माने जाते हैं राजा गुहिल। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जो राजा गुहिल थे उनकी जो माता थी वो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था पुष्पावती। उनकी माता का नाम था, जो आबू की परमार राजकुमारी थी। माउंट आबू है जो कि वर्तमान में सिरोही में है, तो वहाँ की परमार राजकुमारी थी कौन? पुष्पावती। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इनके जो पिता थे वो थे गुजरात के शासक शिलादित्य, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। इनका जो लालन पालन हुआ वो कमलावती ब्राह्मणी ने किया था, जो कि वीरनगर में रहती थी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमारे जो इंपॉर्टेंट अब शासक आने वाले हैं वो है कालभोज और बप्पा रावल। ये शासन करते हैं 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। इनको मेवाड़ का प्रथम शक्तिशाली शासक माना जाता है और यह महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? शासक महेंद्र द्वितीय के पुत्र थे और मेवाड़ के प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में इनको जाना जाता है। बचपन में ये हारित ऋषि की गायें चराते थे। ठीक है। और हारित ऋषि ने ही इनको बप्पा रावल की उपाधि दी थी। ठीक है। और ये हारित ऋषि की गाय क्यों चराते थे? क्योंकि ये बचपन के अंदर भीलों से बचने के लिए, जो भील जनजाति थी, क्योंकि ये अरावली के अंदर निवास करते थे, जो जनजाति प्रमुख जो जनजातियां हैं वो अरावली के अंदर निवास करती है, तो भील भी जो अरावली के अंदर निवास करते थे उदयपुर के अंदर। ठीक है। तो जो भीलों से बचने के लिए ये बचपन में हरित ऋषि की गाय चराते थे और हरित ऋषि ने ही इनको बप्पा रावल की उपाधि थी। इन्होंने ही एकलिंगनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था और सास बहू जो मंदिर है उनका भी निर्माण करवाया था नागदा के अंदर, जो कि मेवाड़ राज्य की प्रथम राजधानी भी थी। ठीक है। अरब आक्रमण करते हैं किसके नेतृत्व में? जुनैद के नेतृत्व में अरब आक्रमण करते हैं। तो ये बप्पा रावल और जो कालभोज थे वो इनको पराजित कर देते हैं। इन्होंने प्रथम राजधानी नागदा को बनाया। ठीक है। फिर यहाँ पर नागदा के अंदर एक छतरी है जिसको बप्पा रावल की छतरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम राजधानी हमने देख ली। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। ये और जो चित्रांगद मौर्य थे वो मान मौर्य के वंशज थे। किसके वंशज थे? मान मौर्य के वंशज थे। ये मौर्य शासक है। ठीक है। कौन है? मौर्य शासक। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि मान मौर्य के शिलालेख से जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल ने कितने विजय की थी। ठीक है। तो बप्पा रावल ने प्रमुख जो उनके विजयों की जो गाथा है, विजय की जो जानकारी है बप्पा रावल की, वो मान मौर्य के शिलालेख के अंदर मिलती है। मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि मान मौर्य के शिलालेख से हम कौन कौन सी जानकारी मिलती है, मेवाड़ के कौन कौन सी शासकों की जानकारी वहाँ से मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है यहाँ पर कि मेवाड़ के अंदर अगर सोने के सिक्के किसी ने जारी किए हैं तो वो कालभोज ने चलाए थे। किसके सिक्के? सोने के सिक्के। ठीक है। और इंडिया के अंदर आपसे पूछे कि इंडिया के अंदर सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो कुषाण शासक थे। कौन थे? कुजुल कडफिसस। कौन थे? कुजुल कडफिसस। तो इंडिया के अंदर तो सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, जबकि राजस्थान के अंदर जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के मेवाड़ में चले थे, किसने चलाए थे? कालभोज या बप्पा रावल ने। फिर आते हैं नेक्स्ट शासक हमारे राजा अल्लट। ठीक है। इनको आलू रावल की उपाधि धारण की थी। इन्होंने आलू रावल की उपाधि धारण की थी। किसने? राजा अल्लट ने। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही का गठन किसने किया है? मेवाड़ के अंदर
अगर किसने प्रशासनिक व्यवस्था की नींव डाली तो वो कौन थे? वो थे हमारे राजा अल्लट। कौन थे? राजा अल्लट। आहड़ नगर की स्थापना की, ठीक है, और इन्होंने आहड़ को मेवाड़ की दूसरी राजधानी बनाया। कौन सी राजधानी? सेकंड राजधानी अगर आहड़ को बनाया, किसने बनाया था? राजा अल्लट ने। तो अल्लट से आहड़, ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। जगदम्बी माता का मंदिर बनवाया, ठीक है। जगदम्बी माता का मंदिर कहाँ पर है? तो वो मेवाड़ के अंदर है। किसने बनवाया? तो वो बनवाया था हमारे राजा अल्लट ने। और दूसरी राजधानी आहड़ नगर को बनाया, ये हमने इस यहाँ पर देखा, ठीक है। फिर ये जैसा कि मैंने बताया अभी कि अहुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह करते हैं, जो राजस्थान का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह माना जाता है, ठीक है। फिर रावल की तो मेवाड़ के अंदर रावल की उपाधि धारण करने वाले जो प्रथम शासक थे वो थे सेम सिंह। कौन थे? सेम सिंह। मेवाड़ के प्रथम शासक जिन्होंने रावल की उपाधि धारण की थी। और इन सेम सिंह के दो पुत्र थे। कौन कौन? एक तो थे सामंत सिंह और दूसरे थे कुमार सिंह। जो सामंत सिंह थे, मालवा के परमार शासक का अधिकार हो गया था बाद में सामंत सिंह के शासनकाल में। और जब कुमार सिंह थे, इनके एक पुत्र थे रावल जेत्र सिंह। रावल जेत्र सिंह शासन करते हैं 1213 से 1253 ईस्वी तक। दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये प्रथम विजेता थे कहाँ के? मेवाड़ के। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है रावल जेत्र सिंह के समय। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मेवाड़ का मध्यकालीन मेवाड़ था उसका स्वर्ण युग कौन से शासक के समय था, तो वो जो सेम सिंह के पोते थे रावल जेत्र सिंह और कुमार सिंह के जो पुत्र थे रावल जेत्र सिंह, उनके शासनकाल के अंदर ही मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। रावल जेत्र सिंह ने ही भूतला का युद्ध लड़ा था 1226 में। अगर आपको याद रखना है तो भूत कब आते हैं? तो 12:26 में आते हैं रात को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भूतला का युद्ध 1226 ईस्वी में आता है। किस किस के मध्य हुआ था? तो ये इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य हुआ था। और यहाँ पर इल्तुतमिश हार गया था और जेत्र सिंह जी जीत गए थे। जेत्र सिंह ने ही तीसरी राजधानी किसको बनाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को तीसरी राजधानी के रूप में स्थापित किया, ठीक है। तो अब तक कितनी राजधानी होगी? 3 राजधानी होगी। पहले कौन सी थी? नागदा। किसने बनाई? बप्पा रावल या कालभोज ने। दूसरी राजधानी आहड़ राजधानी किसने बनाई? राजा अल्लट ने। तीसरी राजधानी कौन है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनाया। किसने बनाया? रावल जेत्र सिंह ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारे आते हैं सबसे प्यारे और इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चित रहे कौन? रावल रतन सिंह। इन्होंने 1301 से 1303 तक शासन किया। मतलब कुल इन्होंने 2 वर्ष और कुछ महीनों का शासन किया, ठीक है। और इनका एक छोटा भाई था कुंभकर्ण। जो कुंभकर्ण थे वो नेपाल में गए और वहां पर गोइल वंश की स्थापना की। कहां पर? नेपाल के अंदर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि नेपाल के अंदर गोइल वंश की स्थापना किसने की? तो वो की थी कुंभकर्ण ने, जो कि कौन थे? रावल रतन सिंह के छोटे भाई थे। अब देखते हैं रावल रतन सिंह के बारे में। जो रावल रतन सिंह थे, उनका विवाह सिंगल द्वीप की राजकुमारी रानी पद्मावती से होता है। किसका होता है? रानी पद्मावती से। आपने वो मूवी देखी होगी, ठीक है, पद्मावत मूवी भी देखी होगी, रणवीर सिंह की और दीपिका पादुकोण की, पद्मावत, ठीक है। और पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कब की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी पद्मावत की रचना। तो यह आपने मूवी भी देखी होगी। तो इनके जो सेनापति थे गोरा और बादल। कौन थे? सेनापति थे, सैनिक थे। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण कर देता है 1303 के अंदर, ठीक है। 1303 के अंदर रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो कि मुगल शासक था, सल्तनत काल का शासक था। मतलब जब खिलजी वंश था दिल्ली के अंदर, उसका एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर उसने घेरा डाल दिया, ठीक है, घेरा डालकर आक्रमण किया। कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया। एक तो कारण क्या था? एक तो कारण था कि जो रानी पद्मावती थी वो बहुत सुंदर थी, और जो रावल रतन सिंह के जो पंडित थे वो वहां जाकर अलाउद्दीन खिलजी को उनकी जो सुंदरता के बारे में बखान करते हैं। एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि वो चाहते थे कि गुजरात पर अटैक करना। अब गुजरात का जो रास्ता जाता था वो राजस्थान से होकर जाता था, ठीक है, तो वो रास्ता दे नहीं रहे थे। तो इस एक कारण ये भी था और एक कारण रानी पद्मावती भी थी। तो यहाँ पर पहला साका होता है। चित्तौड़ का प्रथम साका अगर कहीं होता है, कब होता है वो होता है 26 अगस्त 1303 को होता है। चित्तौड़ का प्रथम साका 26 अगस्त 1303 को होता है, ठीक है। यहाँ पर एक तो केसरिया होता है और एक होता है जौहर। इन दोनों को सम्मिलित रूप से साका कहते हैं।
तो ये आपको ध्यान रखना है। केसरिया कौन करता है? तो पुरुष करते हैं, जौहर महिलाएं करती है, ठीक है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप को साका कहते हैं, ठीक है। और चित्तौड़ का पहला साका 26 अगस्त 1303 को होता है। केसरिया हमेशा पुरुष करते हैं और रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था और रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। अब केसरिया और जौहर में क्या होता है? जो केसरिया होता है उसके अंदर तो कि अब तो जैसे कि या तो मरना तो है ही, लेकिन मरना मंजूर है लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं है, तो वो लड़ते लड़ते शहीद हो जाते थे। और जौहर की उनको जो रानी होती थी, ठीक है, उनको पता लग जाता था कि अब हारेंगे अपन, ठीक है, तो हारेंगे तो जो सामने वाला है जो जीतेगा वो औरतों पर अत्याचार करेगा, ठीक है, या इज्जत लूट लेगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता था, जो रानी होती थी और रानी अपने साथ दासियों को और जितनी भी रानियां होती थी वो सारे आग जलाकर उसके आग के अंदर कूद जाती थी, ठीक है। तो उसी को जौहर कहते हैं। अलाउद्दीन ने दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया, ठीक है। अब जीत गया रावल रतन सिंह, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत गया, तो खिजराबाद रख दिया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद क्यों रखा? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिज्र खां, उसके नाम पर इसको खिजराबाद रख दिया और अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का किलेदार बना दिया। क्या बना दिया? किलेदार बना दिया। अब खिज्र खां ने कुछ दिन तो शासन किया। अब कुछ दिन बाद खिज्र खां मालदेव सोनगरा को सत्ता संभलाकर वापस दिल्ली चला गया, क्योंकि वो उसको मौज मस्ती की आदत थी, तो ठीक है वो दिल्ली चला गया। मालदेव सोनगरा जालोर के शासक थे, ठीक है, और 1311 में ये अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। कब कर लेते हैं? तो 1311 के अंदर जो मालदेव सोनगरा है वो 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मालदेव सोनगरा को ही मूछाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। इनके एक पुत्र थे बनवीर सोनगरा, ठीक है। कौन थे? बनवीर सोनगरा। राणा हमीर सिसोदिया के ने आक्रमण किया था किसके ऊपर? बनवीर सोनगरा पे। धाईबी पीर दरगाह का अभिलेख 1325 के अंदर यहाँ पर मिलता है। कौन? धाईबी पीर दरगाह का अभिलेख 1325 के अंदर मिलता है, जहाँ चित्तौड़ का नाम मिलता है। क्या मिलता है? चित्तौड़ का नाम खिजराबाद मिलता है। कौन से अभिलेख के अंदर? धाईबी पीर की दरगाह का अभिलेख। यहाँ से गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी खिज्र खां ने करवाया था, ठीक है। गंभीरी नदी के ऊपर पुल का निर्माण खिज्र खां ने करवाया था। मकबरे का निर्माण, ठीक है, 1310 में करवाया था किसने? खिज्र खां ने मकबरे का निर्माण करवाया था और उसके ऊपर फारसी भाषा के अंदर अभिलेख लिखवाया था। अलाउद्दीन खिलजी को इस अभिलेख में दूसरा सिकंदर या संसार का रक्षक और ईश्वर की छाया माना, मतलब लिखवाया। अपने पुत्र ने अपने पिता की बड़ाई की। कौन से अभिलेख में? जो इसके अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर इन्होंने एक धाईबी पीर का दरगाह अभिलेख लिखवाया, फारसी भाषा के अंदर लिखवाया। कब लिखवाया? 1310 के अंदर लिखवाया। और खिज्र खां ने अपने पिता अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये लिखवाया कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो दूसरे सिकंदर थे, संसार का रक्षक थे और ईश्वर की छाया थे। तो ये उन्होंने इस अभिलेख के ऊपर लिखवाया। फिर है कौन? अमीर खुसरो क्या कहते हैं? तो अमीर खुसरो की एक बुक है खजाइन उल फुतूह, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है? तारिक ए अलाई में चित्तौड़ के ऊपर जो अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं उसका वर्णन किया है। किसने? अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में अंदर। हेमरतन सूरी द्वारा रचित गोरा बादल की चौपाई, ठीक है, उसके अंदर भी अपन को चित्तौड़गढ़ के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण की जानकारी मिलती है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा। कब लिखा? 1540 के अंदर। कौन सी भाषा के अंदर लिखा? अवधी भाषा के अंदर। इसके अंदर भी इस युद्ध का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो ये हमने देखा, क्या देखा हमने? एक तो देखा मेवाड़ राज्य का इतिहास, ठीक है, उसकी वर्तमान जानकारी देख ली, झंडा देख लिया और ये सारी चीजें देख ली। उसके बाद हमने देखी राजधानी और प्रमुख शासक राजा गुहिलोत या गुहदत्त संस्थापक करता थे। 566 ईस्वी में गुहिल वंश की स्थापना की। उसके बाद हमने मोस्ट इंपोर्टेंट शासक के बारे में देखा, कालभोज बप्पा रावल के बारे में। फिर उसके बाद देखा हमने राजा अल्लट के बारे में। फिर हमने देखा रावल रतन सिंह के बारे के अंदर, ठीक है। और प्रथम शाखा जो चित्तौड़ के अंदर होता है 26 अगस्त 1303 के अंदर, वो भी हमने देखा। आक्रमण कौन करता है? उस टाइम आक्रमण करते हैं अलाउद्दीन खिलजी। पद्मावती की सुंदरता और अन्य राज्य के अंदर गुजरात के अंदर अपना गुजरात के ऊपर अधिकार करने के स्वरूप रास्ता मांगने के दौरान ये युद्ध हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रथम शाखा होता है जिसमें केसरिया और जौहर होता है।
तो केसरिया मैंने बताया कि रावल रतन सिंह के नेतृत्व में होता है और जो जौहर होता है वो रानी पद्मावती के नेतृत्व में होता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे राणा हमीर सिसोदिया के बारे में, ठीक है, और राणा छत्र सिंह के बारे में और महाराणा मोकल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।